मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट डिग्री ली है। ग्रेजुएशन में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हूँ। उससे बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स से। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ हूँ। कुछ साल कॉलेज में पढ़ाया भी है। 20 साल के करीब जर्नलिज्म में हूँ। अखबार के बारे में बहुत अच्छी चीज है, जानना ही चाहिए। मुझे मतलब जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लिया था तो जाहिर सी बात है कि हमने इसी के लिए लिया होगा कि यूपीएससी में बहुत यूपीएससी पीसीएस वगैरह में बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है और अच्छा रिजल्ट आता उससे। दूसरा ये था कि जर्नलिज्म वगैरह में इंटरेस्ट था तो इसमें काम आ रहा है अभी। जहां तक पेपर की वर्किंग की बात है, अखबार की वर्किंग हर जगह लगभग एक जैसी है। उसकी मैं नट सेल में आपको बता देता हूँ। अखबार में एक एडिटर होता है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखेंगे अगर दैनिक भास्कर तो उसके सबसे लास्ट पन्ने में एडिटर का नाम लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए ये जिम्मेदार है। यानी कि कोई समाचार गलत होता है या किसी समाचार में कोई आपत्ति होती है या किसी की मानहानि हानि होती है तो वो अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल मानेगा तो वो एडिटर होगा। उस पर केस वगैरह जो करना होगा वो एडिटर पे होगा। अब वर्किंग कैसी होती है, ये एक पिरामिड होता है, ऐसा है ना। ऊपर एडिटर, एक एडिशन की बात करें तो, फिर उसके नीचे न्यूज एडिटर होते हैं एक या दो, फिर डेप्यूटी न्यूज एडिटर होता है एक या दो, और फिर चीफ सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर और सब एडिटर्स होते हैं। पेज बनाने के लिए डिजाइनर होते हैं। ये तो हो गई न्यूज रूम की वर्किंग, जो स्ट्रक्चर होता है अखबार का। न्यूज कलेक्शन कैसे होता है, इसी तरीके से रिपोर्टिंग टीम होती है। न्यूज कलेक्शन के लिए सुबह एक मीटिंग होती है, न्यूज कलेक्शन की एक रिपोर्टिंग टीम होती है, उसका चीफ जो है चीफ रिपोर्टर होता है, वही चीफ रिपोर्टर, फिर उसके ऊपर न्यूज एडिटर, न्यूज एडिटर एडिटर। सुबह एक मीटिंग होती है, उसमें जो रिपोर्टिंग टीम होती है जिनको अलग अलग बीट बीट कहते हैं, जैसे पुलिस की बीट डिसाइड होती है ना, ऐसे अखबारों में बीट डिसाइड होती है कि एजुकेशन कौन देखेगा। वो एक्सपर्टीज होते हैं उनके रिपोर्टर्स के, उसमें एजुकेशन कौन देखेगा, हेल्थ कौन देखेगा, कारपोरेट कौन देखेगा, क्राइम कौन देखेगा। ये आप लोग मोटी मोटी चीज मुझे लगता है समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, ये तो बहुत ही अखबार से जुड़े हुए। तो ये हो गई सुबह की मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन होता है। आजकल जैसे कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन डिस्कशन हो जाता है ज्यादातर, पर होता है, ठीक है। और अखबारों की एक प्रक्रिया है कि अखबार में सब कुछ फिजिकली होता है, ऑनलाइन बहुत कम हो पाता। अखबार का काम ऐसा है कि जब तक आप आंखों से नहीं लिखोगे तब तक आप उसके बारे में कुछ सिक्योरिटी से लिख नहीं सकते, चाहे वो कोविड वार्ड ही हो। आपने अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, बाकी अखबार की मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कोविड वार्ड में भी रिपोर्टर जा रहे हैं, जहां डॉक्टर जाने में डर रहे हैं आज की तारीख में, वहां कोविड वार्ड में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स लगातार क्रॉस दी कंट्री घूम रहे हैं, जमशेदपुर में। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनको यूं ही भेज देते हैं। हर दिन अगर कोविड वार्ड में रिपोर्टिंग करनी है तो हमारी पीपीई किट खराब होती है उसमें, ठीक है। पीपीई खरीद बना के भेजते हैं, N95 मास्क लगा के भेजते हैं, और पूरी सिक्योरिटी के साथ ग्लव्स होते हैं उनके, और फेस शील्ड होती है, सब कुछ होता है। तो एक दिन की रिपोर्टिंग मुझे 1000 रुपए में पड़ती कोविड की, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये दैनिक भास्कर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बाकी अखबारों में कोविड वार्ड की रिपोर्टिंग तो नहीं पढ़ी अंदर की। तो ये होता है, सुबह डिस्कशन होता है कि आज कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। रिपोर्टर्स अपनी सूचनाएं शेयर करते हैं, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं तो उनको लगातार सूचनाएं रहती हैं कि आज हमारे पास ये खबर है। उसमें डिस्कशन होता है कि आप उसमें ये कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। शाम को एक बार फिर से मीटिंग होती है कि हमने जो सुबह तय किया था उसमें हम मतलब कितना इनपुट आया हुआ है, ठीक है। उसमें डेस्क के लोग रहते हैं, और मान लीजिए हमने सुबह तो तय किया कि चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, है ना, और पता चला कि जो हमने तय किया वो हुआ नहीं। इसलिए शाम को एक बार फिर से जो खबरें रहती हैं उनमें डिस्कशन होता है, और फिर वो मीटिंग होती है, उसमें तय होता है कि कौन सी खबर पेज वन पे जाएगी। असल में अखबार का एक थंब रूल होता है कि हर खबर पेज वन के लिए लिखी जाती है। क्या होता है, हम लोग
बताएंगे, आपको जानते भी कम है। अखबार का एक थंब रूल होता है कि हर खबर, अखबार में मान लो 200 खबरें छपी हैं या 50 खबरें छपी हैं या 300 खबरें हैं या 70 हैं, जो भी है, हर खबर पेज वन के लिए लिखी जाती है, पेज वन की लीड के लिए, मतलब सबसे मेन न्यूज के लिए। अब क्योंकि हर खबर पेज वन के लिए लिखी जाती है तो हर खबर तो लगेगी नहीं, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी तय होती है। एडिटर और पूरी टीम मिलकर तय करती है कि जो महत्वपूर्ण टॉप 13 खबरें या टॉप 15 खबरें या टॉप 10 खबरें वो पेज वन में चली जाएंगी। ठीक है। अब चूंकि हर खबर पेज वन के लिए लिखी गई है, तो फिर तय होता है कि जो सेकंड पेज है या दूसरा महत्वपूर्ण पेज है तो बाकी खबरें उसमें चली जाएंगी। इसी तरीके से खबरें जाते छठवें पेज तक पहुंच जाती। छठवें पेज की छोटी सी खबर भी उसका मोटिव होता है कि पेज वन पे जाए। ठीक है, ये थंब रूल है। तो इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ नहीं आया तो बता देना, क्योंकि मैं हम इसमें जुड़े हुए तो हमें बहुत सारी चीजें बड़ी नॉर्मल लगेंगी, आपको लगेगा कि ये कह रहे हैं जैसा। फिर वो डेस्क की एक टीम होती है, डेस्क की टीम मतलब जो फील्ड से रिपोर्ट लाते हैं, उसमें डेस्क में जो सब एडिटर्स वगैरह होते हैं, सीनियर सब होते हैं और डिजाइनर होते हैं, पेज लगाते हैं उसी के हिसाब से, है ना। फोटोग्राफर भी होता है, फोटो का चयन भी उसी के हिसाब से होता है। तो ये अखबार की मोटे तरीके से एक ये न्यूज रूम की वर्किंग होती है। फिर वो अखबार वहां से प्रिंटिंग में जाता है। प्रिंटिंग में जाता है तो प्रिंटिंग में प्रिंटिंग एक यूनिट होती है अखबार की, जहां पे मशीन होती है, आमतौर पे ओरिएंट 30 मशीन या जो भी बहुत कॉमन मशीन है, 99% उसी से अखबार छपता है। तो वो ओरिएंट 30 का मतलब 1 घंटे में वो 30,000 के आसपास कॉपी छापती है, इसका हम ओरिएंट 30। तो उसमें प्लेट्स बनती हैं, कलर प्लेट बनती हैं, एक पेज में 8 प्लेट रहती हैं, 4 कलर होती हैं, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट रहती है, उनकी अलग अलग प्राइस रहती है। और प्रिंटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है पूरा। प्रिंटिंग के बाद मतलब उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। प्रिंटिंग के बाद एक डिपार्टमेंट होता है सर्कुलेशन का। सुबह जब अखबार आपके पास पहुंचता है तो सर्कुलेशन की एक बड़ी टीम होती है जो अलग अलग सेंटर्स में अखबार पहुंचाती है टाइम पर। सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, 4 बजे तक अलग अलग उसके डंपिंग पॉइंट होते हैं, वहां पे हॉकर्स आते हैं और वो हॉकर्स लेके जाते हैं और आपके घर तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अखबार की एक मोटी तरीके से वर्किंग है। अब आप क्या जानना चाहते हैं आगे कि अखबार में और क्या होता है, न्यूज का और क्या जानना चाहते हैं, वर्किंग के बारे में बता दें। सर एडिटोरियल पेज पे, हेलो सर, एडिटोरियल पेज पे हमारा कंटेंट्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसके बारे में कैसे हम लोग डिस्कस अपना नोट्स बना सकें या उसके बारे में डीप डिस्कशन हो सकता है, उसका कोई आइडिया शेयर कीजिएगा। देखिए, जो एडिटोरियल का पेज मतलब संपादकीय का पेज होता है जिसमें न्यूज से बाकी चीजों पे विचार लिखे रहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं शायद आप। यस सर। है ना। जो विचारक होते हैं मतलब हाँ सोसाइटी के बारे में क्या हाँ, चल रहा है वो जो बिल्कुल। एडिटोरियल भास्कर में उसका अभिव्यक्ति नाम, अलग अलग कई संपादकीय कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। हाँ ठीक। उसमें देखिए हमारे यहाँ की जो वर्किंग है दैनिक भास्कर की, मैं जो कि अपने अखबार में, हम जिस अखबार में काम करते हैं मेरा 90% कैरियर इसी अखबार में रहा, इसलिए मैं इसी की बात करूंगा। तो हम देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस भी हैं, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, आप लोग सर्च कर सकते हैं ना। और मुझे लगता है कई लोग अगर अखबार के डिस्कशन में शामिल हुए हैं तो नेट पर जाकर उन्होंने सर्च भी किया होगा, है ना। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक एजेंसी होती है, एबीसी कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो। एबीसी एक एजेंसी होती है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है और ये बताती है कि किस अखबार का प्रसार कितना है देश में, और उसी से तय होता है। एक एजेंसी हुआ करती थी, अभी भी है, इंडियन रीडरशिप सर्वे, है ना, IRS। तो IRS होती थी तो इसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई, मतलब इसको अब लोग विश्वसनीय नहीं मानते। उसकी वजह ये है कि IRS मतलब सेम वैसे होता है जैसे टीवी की TRP होती है। तो TRP में ये कौन किस चैनल को कितना देख रहा है इसका बहुत सटीक नहीं होता। और इसी तरीके से IRS में बहुत सारे फर्जीवाड़े पिछले सालों में पकड़े गए हैं। कुछ एक उदाहरण जैसे मैं बताता हूँ कि नागपुर में हितवाद अखबार निकलता है, उसकी कॉपी जो है 70,000 कॉपियां, 70 से
90,000 कॉपियों के आसपास उसका सर्कुलेशन, और IRS के सर्वे में उसकी रीडरशिप 5,000 बताई गई। तो 70,000 लोग क्या बाकी रद्दी के लिए भेजते हैं क्या इंग्लिश अखबार, है ना। इसी तरीके से एक अखबार कानपुर बहुत नंबर 1 है, उसकी रीडरशिप, और बाकी जगह तो ये आया कि एक अखबार को 20-20 लोग पढ़ रहे हैं, जो असंभव था। मतलब ABC की रिपोर्ट कहती है जहां एक बार 5,000 बटा, वहां पे 50,000 रीडरशिप। तो इस तरीके से ऑडिट ब्यूरो का जो है वो मतलब एक विश्वसनीय संस्था है, उसमें CAs वगैरह और ऑडिटर्स होते हैं, और वो एक एक चीज मतलब चेक करते हैं। आपने अगर बताया कि हमारी इतनी कॉपियां हैं, तो वो उनकी टीम आके महीने में कभी भी रेंडमली, साल के महीने में कभी भी आके, हर महीने में आपके महीने में खड़ी हो जाएगी, और आके वो चेक करते हैं कि आपने जो कॉपी बताई है उसी का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, आपके बिल देखते हैं कि कितने पाठकों का आपकी इतनी कॉपी अगर आपने बेची हैं तो इसका पैसा आया कि नहीं, ये देखते हैं। इतनी कॉपियां अगर आपने छापी हैं तो इतने का आपने कागज खरीदा कि नहीं, वो चेक करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं। अगर इतनी कॉपियां आप बांटते हैं तो उसकी इंक भी मंगाई होगी आपने, वो उसका हिसाब किताब कहाँ है। तो बहुत सारी चीजें करके उसकी बड़ी प्रॉम्प्ट वर्किंग होती है, तो वो ऑडिट ब्यूरो और सर्कुलेशन होता है। तो अब जहां तक बात आपने कहा, 2 एजेंसियां हैं, मैंने बताया ना कि ABC और ये, तो मैं अपनी भास्कर की बात करूंगा क्योंकि मैं इसमें हमारे यहाँ जो अभिव्यक्ति पेज है या संपादकीय पेज है, उसका उसका एक पैनल नेशनल लेवल पे डिसाइड है, और हमारे यहाँ जो लिखने वाले हैं वो बहुत ही क्या कहने जी, वही लोग हैं पैनल में इनकी देश और दुनिया में पहचान है। मतलब हमारे दैनिक भास्कर में आपने कभी कोई आम आदमी के लेख नहीं पढ़े होंगे, है ना। हमारे यहाँ जैसे शेखर गुप्ता लिखते हैं, वेद लिखते हैं, और भी बहुत सारे राइटर हैं हमारे यहाँ। इवन दो टाइम्स मैगजीन के एडिटर इन चीफ फरीद जकारिया भी, ऐसे ऐसे लोग लिखते हैं, उसको दैनिक भास्कर के लिखते हैं, टाइम्स के, ब्लूमबर्ग के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे यहाँ इस तरीके से, है ना, और जो बहुत पॉपुलर है। तो हमारे यहाँ आमतौर पे कोई चाहे कि कोई किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है और कथित समाज सेवी है या कुछ है ना, कभी कभी आपके यहाँ उनके राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भी आते होंगे, आपने देखा होगा, हरिवंश जी के आते होंगे, जिस भी बड़ा होगा, या बहुत सारे ऐसे अभी एकदम नाम याद नहीं आ रहे, प्रोमिनेंट नेम्स ही हैं। तो है ना, शशि थरूर जाता है, क्योंकि भास्कर में कोई एक विचारधारा के पोषक है नहीं, तो हमारे यहाँ हर तरीके के लोग लिखते हैं, तो फिक्स नहीं है कि कोई एक विचारधारा के लिए लिखेंगे, सरकार के पक्ष वाले लिखेंगे या सरकार के विपक्ष वाले लिखेंगे। हर तरीके का हमारे यहाँ एक पैनल बना हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल मामलों के जानकारों का, है ना। हमारे यहाँ अगर डॉक्टरी पे कुछ लिखना है तो डॉक्टर नरेश रेहान से ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत हायर लेवल पे हमारा पैनल बना हुआ है। तो आमतौर पे उसमें लोकल के जो लिखाड़ हैं, लोकल के जो बुद्धिजीवी हैं, लोकल इन द सेंस कि स्टेट लेवल के, या उनको जगह दैनिक भास्कर में नहीं मिलती। बाकी अखबारों में क्या करते हैं, हर तरीके से, कभी CBC का भी छापा मिल जाएगा, और किसी मंत्री का भी मिल जाएगा, कहीं कुछ अलग अलग तरीके से किसी राज्य स्तरीय अखबार, राज्य स्तरीय लोगों को ढूंढ लेते हैं, उनसे लिखवा लेते हैं। तो ये है संपादकीय का मतलब जो हमारे अखबार में होता है। एक नेशनल लेवल पे एक पैनल डिसाइडेड है 25, 30, 50 लोगों का, और हम उन्हीं में से पिक करते हैं। वो नेशनल और इंटरनेशनल फेम होते हैं, और अपने क्षेत्र के मतलब टॉप लोग होते हैं। विक्रम साक्षी लिखेंगे आई मैनेजमेंट में लिखना है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, ये है उसका मोटिव। एक अखबार 8 कॉलम में डिवाइड होता है, 8 कॉलम जो होता है, और प्रत्येक साइज 4 सेंटीमीटर का होता है ना, 3-4 सेंटीमीटर का। मुझे एग्जैक्ट उसका आइडिया, क्योंकि ये हम क्योंकि खबर के आदमी हैं तो बहुत ज्यादा वो नहीं, तो 8 कॉलम में खबर डिवाइड होती है, प्रत्येक मतलब मीटर जिसे कहते हैं। अब वो अभी आज मतलब एक स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हैं, लेकिन आपको बहुत रेयरली 8 कॉलम में खबरें मिलेगी, क्योंकि कॉलम
अपने हिसाब से जो डिजाइनर होते हैं वो सेट कर लेते हैं कई बार। तो 8 कॉलम में, अब जो कोई खबर 8 कॉलम में छपी होती है, पूरी की पूरी अगर छपी है मान लीजिए, तो वो 8 कॉलम की खबर हो गई। अगर वो दो, एक थोड़ा सा हिस्सा एक तरफ लेफ्ट साइड में बचा हुआ है सिंगल कॉलम, तो 7 कॉलम की खबर हो गई। मान लीजिए एक खबर लीड लगी है 4 कॉलम की, लेफ्ट साइड में सिंगल बची है, तो इधर 2 या 3 कॉलम की खबर आ जाती है। इस तरीके से ये खबर जो है, पेपर जो है 8 कॉलम में डिवाइड होता है, और उसमें खबर की सेंसिटिविटी जरूरत के मुताबिक और उसकी महत्व के मुताबिक उसको स्पेस दिया जाता है। बहुत बड़ी खबर है तो पूरे के पूरे पेज में 8 कॉलम छपेगी हेडिंग में, तो कम महत्वपूर्ण है तो उससे कम कॉलम में छपेगी। तो ये तय होता है। दैनिक भास्कर नॉलेज ड्राइव होता है। अगर कोई खबर आपको हम बताएंगे, तो आपने अगर आप में से अगर लोग कुछ अगर दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे, तो उसमें हमारा पूरा एक एक्सपर्ट पैनल है और एक्सप्लेनर देते हैं कि ये खबर है। अगर ब्लैक फंगस के बारे में हम सिर्फ ये खबर नहीं देंगे राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित या 4 मरीज मिले या 40 मरीज मिले। अगर हम ब्लैक फंगस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने पहला अक्षर, तो आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर पूरा का पूरा उसके बारे में जानकारी भी देता है खबर में कि ब्लैक फंगस है क्या। कह रहा हूं कि दैनिक भास्कर इकलौता अखबार है, बाकी अखबारों का भी दैनिक भास्कर की बात में मैं बार बार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, आगे बार पढ़िए आप। दैनिक भास्कर इकलौता अखबार है जिसमें टाइम का कंटेंट आता है इंडिया में, किसी भी लैंग्वेज के अखबार। टाइम मैगजीन आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन कहलाती है। टाइम का एडिटर दुनिया का सबसे बड़ा एडिटर है। अमेरिका सबसे बड़ा देश है, सबसे प्रोमिनेंट देश है, और अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे पावरफुल राजनेता माना जाता है। इसी तरीके से टाइम मैगजीन का जो एडिटर एट लार्ज बोलते हैं फरीद जकारिया हैं, हिंदुस्तानी मूल के हैं, वो सबसे बड़े एडिटर माने जाते हैं दुनिया में। ठीक है, वो हमारे यहाँ लिखते हैं। तो ये सिर्फ किसी भी लैंग्वेज के अखबार में हिंदुस्तान में, दैनिक भास्कर में टाइम का कंटेंट आपको मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल उसमें रिलेशंस पे भी अच्छे लिख रहते हैं। इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स का हमारे यहाँ कंटेंट मिलेगा इकलौता किसी भी लैंग्वेज में, वो पढ़ते रहिए आप, उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन पे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से आपको ब्लूमबर्ग का हमारे यहाँ कंटेंट मिलेगा इकलौता, है ना। और इसी तरीके से बिजनेस स्टैंडर्ड रिव्यू का, दुनिया का सबसे बढ़िया जो बिजनेस अखबार है, उसका कोलैबोरेशन। तो इस तरीके की चीजें उसमें रहती हैं। दूसरा, आप डे टू डे में अगर अखबार पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स अपडेट रहेगा, उसकी नोटिंग करते रहिए। कोई अखबार पढ़िए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें नॉलेज ड्राइव किया हो। तो यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए आपको, मतलब आप बाकी चीजें पढ़ते रहिए। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन आती है, दर्पण आती हैं, बहुत सारे नोट्स आते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, है ना, जो यूनिक गाइड वगैरह हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप इन सब के बीच में अखबार पढ़ना नहीं छोड़ सकते। अखबार आपको, अगर आप यूपीएससी की एस्पिरेंट हैं, गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, तो अखबार आपको हर हाल में एक ना एक अखबार कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, जो बेस्ट, जो नॉलेज ड्राइव करता हो, जो उसमें नेशनल इंटरनेशनल पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो अखबार की अहमियत यूपीएससी की तैयारी में मेरे हिसाब से ये है। दूसरा, एक चीज समझ लीजिए, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको हो सकता है इसमें खराब लग जाए, पर मैं चूंकि सच सच बोलने का आदी हूँ, कि ये जो आप करने वाले हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत बड़ी का मतलब बहुत ही बड़ी तपस्या है। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है इंडियन सिविल सर्विसेज दुनिया में, समझ रहे हैं ना, मतलब। तो वो करते हैं आप, तो उसमें आप उसको बिल्कुल बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा गंभीरता से, बहुत ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें माफ करिएगा, लेकिन ये झांकीबाजी या दिखावा नहीं चलेगा। बहुत सारे जो आईएएस वगैरह की यूपीएससी में चलते हैं लोग, तैयारी करते हैं लोग, तो कहते रहते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, तो आदमी पहले साल से सुनना शुरू करता है, अगले 4-5 साल तक सुनता रहता है कि नहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना। हर दिल्ली में कोचिंग करे, बड़े बड़े घरों के लड़के हैं,
दिल्ली में कोचिंग जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, हर कभी गांव में दिख जाते हैं बाइक दौड़ाते हुए, और फिर पता चला कि नहीं, वो निकल नहीं पाए। तो क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि वो झांकीबाजी में फंस जाते हैं। अपन को इन चीजों में नहीं फंसना है। और हर चीज की तैयारी मुझे समझ में आती है, हर चीज की तैयारी वो सिस्टमेटिक होती है। मैं मतलब बहुत फ्रेंकली कहूंगा कि ये आप लोग जो तैयारी करें, ग्रुप डिस्कशन की स्टेज नहीं है आज अभी। अखबार के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर, तो ये अभी मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज में कोई गया है। कोई प्रीलिम्स भी नहीं निकला, मेंस भी नहीं निकला। तो अभी तो आपको 18 से 20 मतलब 14 से 16 घंटे, 18 घंटे मोबाइल से दूर, सोशल मीडिया से दूर, है ना। ये यूपीएससी की तैयारी एक प्रकार का बहुत बड़ी एक तपस्या है, उसको लाइटली नहीं लेना है। उसमें दिखावा के लिए कोई गुंजाइश नहीं। और क्योंकि मैंने तो यूपीएससी में कभी बैठा नहीं हूँ, इत्तेफाक से एक आध बार हमने मध्य प्रदेश की पीसीएस दी, पर हमारा जो एक टाइम था, उस टाइम पे 6-7 साल तक कोई नियुक्तियां हुई नहीं, हम अखबार वगैरह में या कॉलेज में टीचिंग करने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करें। सिस्टमेटिक इन द सेंस स्मार्ट स्टडी करें। और इसमें यूपीएससी में मुझे लगता है एसपी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो सफल हो चुके हैं, और उनका बनता है अथॉरिटी के साथ बता भी सकते हैं कैसे तैयारी, क्योंकि उस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो उसमें 99.9% बच्चे थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से, और उसमें ये मान के चलिए कि 10% ही, 100 में 10% ही सीरियस होते हैं, और 10% में भी फिर 0.1% के लिए वो अवसर मिलता है या वो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो इसको इस तरीके से मत लीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए, दिखाने के लिए। नहीं, इसमें दिखाने वाले कुछ नहीं। एहतसाम जी बैठे हैं, इसमें पूरी दुनिया देख रही है, सब पता है उनके बारे में, पूरी सोसाइटी, समाज, स्टेट सब जानता है। अब उनको बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया है, सबको पता है कि क्या किया होगा, तब इस जगह पे बैठे। ये जो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं उनकी बात है। तो अभी आप बहुत गंभीरता से इसको तैयारी करें। जो भी आप मैगजीन्स वगैरह हैं, जो भी हिंदी मीडियम के हैं, तो मुझे आती है, इंग्लिश वालों के लिए CSR आती है ना, क्या नाम है उसका, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, वो आती है, और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह हैं, और ये सब चीजें हैं ही। यूनिक गाइड है, हमने देखा था, हम अक्सर अभी भी अपने जनरल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए उसको, कि हर साल अपडेट होती है तो ले लेते हैं उसको, 1-2 साल में खरीद लेते हैं, अभी भी में रखी रहती है, जबकि मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो बहुत सारी चीजें डिजिटली आने लगी हैं, इंडिया टुडे वगैरह पढ़िए, अखबार नहीं पढ़िए, जैसे मैंने बताया, एक अखबार कोई जो अच्छा हो उसको कंटिन्यू आपको पढ़ना, नोटिंग करने की आदत डालिए, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ताकि आपको रिवीजन में वो बहुत चीजें एकदम आ जाती हैं। और डबलिंग हो जाए कोई बुरी बात नहीं, कि आपने अखबार में भी कोई चीज नोट कर ली और वही चीज आपको मैगजीन में पढ़ने को मिल जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका रिवीजन नहीं होगा उसमें, करंट अफेयर्स का कुछ भी। तो मेरे हिसाब से ये चीजें हैं। अब चूंकि एहतसाम जी को कम समय रहता है, तो उनका सुनना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। हमें तो कभी भी जोड़ सकते हो फिर से। थैंक यू कमल जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू इस्तेज साहब for hosting this wonderful platform where I can interact with students about UPSC preparation. We have introduced about myself already to our students who are eagerly waiting to listen to us, to understand the nuances of UPSC, to understand how to prepare. As Sanjay ji has beautifully told us that there should be only a single agenda if you want to prepare for UPSC. जो हम लोग कहते हैं कर्म करे फल की इच्छा न करे, वैसा ही संजय जी ने बताया. Today's program is about UPSC and I guess you already have graduated from your college or will be doing graduation. But first thing I will suggest, made up your mind. Because don't need dual mind, like you see the altogether different ball. If you want to qualify UPSC, any other exam, like some people go for preparation, UPSC भी देंगे, वो एग्जाम भी देंगे, जो निकल गया वो हो जाएगा. You should not take it like that.
I suggest take it seriously on single focus for UPSC. And some people think that UPSC is not for average student or below average student or only for toppers or geniuses. It's nothing like that. I'll repeat it. It's nothing like that. Only toppers and geniuses will qualify. Any average student, I'll repeat it, any average student with hard work, dedications qualified. That can be a takeaway point for all of you guys. Don't consider yourself low intelligence or lower than main student. Consider then yourself well confident and start preparing for UPSC. Don't take it like any other exam. Exam दे रहे हैं state police का or UPSC. So my first suggestion will be like you should focus on UPSC. Now moving ahead, how to start preparation for you. UPSC needs a great deal of hard work, smart study, technique, and mindful study of 1 to 2 years of minimum. 1 to 2 years, why I've said? Because we already know that the exam process itself 1 year. Like there is CT in mid of May, June, then mains in October, November, then there will be interview in March. That will take 1 year full time for the process. And before going into the exam, you will need another year to fully prepare yourself for prelims. So, if you have already started preparing and done some, that is good. If not, you can start from today. It is always said that better late than never. So you can start your preparation for today. I guess this year, today only one student called Indore and she was asking about preparation. And it is in October. This time, prelims in October, I guess. Is it right? So right now, we have 4 months for prelims. 4 months for prelims. So if you have studied somewhat for prelims, good. If not, so start studying NCERT. Start with NCERT. I suggest start with NCERT. NCERT is the basic books which cover all the topic in a very recent, very vivid, very simple manner. There are many books, many teachers available, but NCERT is the best teacher because you already studied NCERT in school days, and there will be definitely some memories of in your mind where it can help. So start with NCERT if you have not started. Then after NCERT, you have completed. And which book you have to read, like 6 to 12 for every student, whether science stream or arts stream or commerce. So 6 to 12 NCERT, read every book from 6 to 10. Like you can study science, physics, chemistry, social science, history, economic, polity, geography, 6 to 10 for every student, irrespective of stream you are choosing or you are a doctor or engineer. You have to study every stream. Then after 10 to 12, you can work on science front. If you are a science student, if you are math, if you are a student, like these questions will be in aptitude tests. So you have to warm up your aptitude skill also. So study NCERT from 6 to 12 for 6 to 10 for everybody, and 10 to 12 selective topics for UPSC prelims. After you have completed NCERT, you can check other books like what I have studied in geography. I have studied B.C. Young. In polity, I have studied Lakshmi Kant. In history, I have studied Bipin Chandra. In economics, I have studied Ramesh Kumar and Kapil Mishra. So these books are additional books apart from NCERT, but you cannot skip NCERT. So they will take another, means if you start studying from today, it will take 6 months. 6 months, that's what I assess. It will take 6 months for studying NCERT, and those books I have already mentioned. So this is basic book. Apart from that, you have to study paper daily. There are many important magazines like I will suggest
magazines, like not to read cover to cover. You have to read important topics of Yojana, Kurukshetra, and also you have to scroll through Ministry of different government sites, like Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Welfare, Ministry of Social Justice, Ministry of Women Empowerment, Ministry of Child Development. So there are very basic things available on those website home pages where UPSC is regularly asking question and it's not available in the book. Like there will be some scheme started by Ministry of Women Empowerment. It's available on their website, but somehow it missed in paper or other. So UPSC is asking question. Definitely, all of you are preparing for UPSC and you have to go into any kind of ministry. So we have to be updated with all ministries, and their website are very well made. You have to regularly scroll through those websites. You can also go through PRS, good about good decision making, policy making decision in Rajya Sabha and Lok Sabha TV. So these are mandatory for every UPSC aspirant. You can then what options that I will suggest you should choose what you have studied in your graduation. If you are a science student, like if you have studied a geology in your graduation, you should go for geology as optional also. Don't take it. If you are a doctor, go for medical science. Don't use public administration. If you are an engineer, go for electrical or mathematics or physics. So choose your optional wisely. Take consultation from those who have succeeded in those papers. Like I have medical science as an optional. I am a doctor and I have succeeded in the exam. So doctors can consult me and ask me how will be this paper for mains exam. But for those other papers, people can consult the stream experts and take guidance from them. So it will be very important. You have to choose one mentor, which will whom you will consult regularly. एक मेंटर आपको चूज करना है जिससे आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे अपना मंथ टू में बात करते रहेंगे कि इससे पहले ग्रुप का जो प्लान था वही चीज है यूपीएससी में आपको एक मेंटर चूज करना होगा. ही कैन बी एनीबॉडी whom you think is fit for your mentor. Or then after choosing your optional, you have to start your preparation for optional. Only after, since there is only 3 months left for UPSC field, you can start for preparing for your UPSC means after the prelim exam will be over. Those students who are targeting their exam for this year, for students those targeting exam next year, can start preparing from now even for optional subject. So after will be over in October, November, you have to start preparing for your personality test, that interview. Then you get updated, you get work on your biodata front, from where you have belong to, what is the history of your native place, what is the important things related to your schooling, your college, everything can be asked in interview. How to prepare the newspaper? That is the topic of the today's discussion. No? So can you elaborate this thing? Newspaper is very important for every individual on this earth. For UPSC aspirant, it is very much important. मतलब सभी इंसान को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए 1 से 2 घंटे, बिकॉज तभी आपकी इंसानियत का पता चलेगा, आपको सिविलाइजेशन के बारे में पता लगेगा. और अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आपको 2 घंटे तो पढ़ना ही है डेली. तो ये आप नोट कर लीजिए कि डेली आप लोग 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना. इट कैन बी हिंदी और इंग्लिश, यू कैन चूज विच स्ट्रीम आप चूज किए, हिंदी या इंग्लिश. आपको 2 घंटे डेली एक अच्छा अखबार पढ़ना, 1 या 2, हिंदी में इंग्लिश में जो भी आपको पसंद है. और कुछ जो सेक्शंस आते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता था तो उसमें फ्रंट पेज में न्यूज होते थे, लास्ट पेज में स्पोर्ट्स न्यूज होते थे, मिडिल में एडिटोरियल होता था. तो एडिटोरियल वाला हिंदी में भी संपादकीय आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए. और उस जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हो उसको नोट डाउन करके या कट पेस्ट कर सकते हैं, डायरी मेकिंग कर सकते हैं.
प्लस जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कोई अच्छा इवेंट करता है, उसको भी एक डायरी बनाते हैं, उसमें नोट करते रहे। और इसमें जो न्यूज़पेपर कल बहुत टफ होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, तो घबराना नहीं। ऐसे ऐसे आप उसको ग्रस्त करने लगेंगे और वो न्यूज़पेपर आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन आपको ये टाइम एक फिक्स रखना है, आपको डेली 2 आवर्स लिख, आप 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका 5-6 चीज इम्प्रूव होगा। एक तो पहला तो आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, दूसरा आपका समझने की शक्ति बढ़ेगी, तीसरा आपका राइटिंग पावर बढ़ेगा, आपको ज्यादा वर्ड्स मिल, चौथा पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगा जो इंटरव्यू में काम आएगा, पांचवा आपका जो एग्जाम है उसमें डेफिनेटली हर एंगल से हेल्प करेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 विषय पढ़े हर एंगल, और उसमें इम्पोर्टेंट है उस नोट राइटिंग पे। Actually, I'm in a job, and along with that, I'm preparing for UPSC since a year. So I have two questions. The first one is about the efficacy. That how can I prepare more in less time? The second problem that I have is about answer writing. I find it difficult to compare my whenever I seek answers of other candidates. I find it a bit difficult to match the level of others' answers. So how can I improve my answer writing? आंसर इम्प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट की तो नॉलेज क्या लिखना चाह रहे हैं। For that you have to study regularly of about your syllabus, about the content you want to write, or whether it's your subject. Secondly, you have to write really about answer writing practice. That is, you can join tests. The teachers can evaluate how you are writing your answers, how well you are writing your answers, and now they give you feedback about your answer writing. Also, for improve your writing, you have to write regularly. Write at least one essay daily. It will take 1 to 2 hours. 1 hour, even one essay will be two. But all candidates should write at least one essay or long answers daily. That will improve his writing also, and also give idea about speed of writing. That will be helpful in exam. मेरा क्वेश्चन था कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा है, लेकिन मैंने यूपीएससी की जो रिसोर्स है उस रिसर्च किया तो पता चला कि हिंदी में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो मैं इंग्लिश में स्किप करना चाहती हूँ। तो मतलब कि ये कितना डिफिकल्ट रहेगा, या फिर क्या पॉसिबल है ऐसे इंग्लिश में स्किप करके प्रिपरेशन करना? अच्छा सवाल पूछा आपने। आपने ये डायलेमा में हिंदी, तो आपने ग्रेजुएशन भी किया है, वो किसी स्ट्रीम में किया? तो मेरा 12th तक साइंस था और ग्रेजुएशन मेरा बीए रहा है। नहीं, मीडियम क्या था? इंग्लिश, हिंदी? ओह, मीडियम हिंदी। रेगुलर तो फिर यू वांट टू स्पीक चेंज इनटू इंग्लिश एज मीडियम? यस, अगर रिसोर्सेज होते हुए कहा जाए, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्किप। रिसोर्स का ऐसा इशू नहीं है बहुत ज्यादा, बिकॉज मेनी स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड क्वालिफाइंग इन यूपीएससी, दे आर टॉप आल्सो। ऐसा कोई ज्यादा नहीं है रिसोर्सेज डेफिनेटली, बिकॉज यार हिंदी में पढ़ना है, वो न्यूज सारे बुक्स आपको हिंदी में अवेलेबल है, और प्लस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो भी डिफरेंट 4 पेपर्स के रहते हैं, तो 2 पेपर्स का रहता है, तो आपको हेल्प करेगा आपका जो भी मीडियम में है। हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, इफ आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप चूज करिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है देन आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिंदी में रहे। हिंदी में सारे मटेरियल जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, आप किसी हिंदी मीडियम से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे टच में रह सकते हैं, और वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि हिंदी मटेरियल कहाँ मिले। माय सजेशन विल बी यू डोंट नीड टू चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द मीडियम if you are not comfortable with another medium, because रिसोर्स क्रंच के बाद को मैं सही नहीं मानता।